स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 12 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमने आयन कंसंट्रेशन के साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से वेरिएशंस आती हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आयन कंसंट्रेशन के साथ, वो देखेंगे। तो सपोज हमारे पास ई नॉट की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव 1.10 वोल्ट। कोई भी रैंडम वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने ले ली। पॉजिटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ये गैल्वेनिक सेल की है। तो फटाफट से फिर गैल्वेनिक सेल डेवलप करो। 2 हाफ सेल्स होती है गैल्वेनिक सेल में और 2 इलेक्ट्रोड्स सेपरेट हाफ सेल्स में डिप्ट होते हैं और इनको एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडेशन लेफ्ट हाफ सेल में होता है और रिडक्शन राइट हाफ सेल में। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और एक्सटर्नल वायर से मूव करेंगे और टूवर्ड्स राइट इलेक्ट्रोड मूव करके चले जाएंगे और वहां पर ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका रिडक्शन, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इसी को ही गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें आउटपुट में मिल रही होती है। और यहाँ पर जब ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम एक वोल्ट मीटर लगाकर इसका पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इस सेल का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो रहा है इस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन से और ओवरऑल ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो सपोज हमारे पास पॉजिटिव 1.10 वोल्ट आ गई है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वोल्टेज की वैल्यू हमने मेजर की है ये वोल्ट मीटर की रीडिंग से आई है और ये जो हमने मेजरमेंट्स की है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर करी है। ठीक है, यहाँ पर इस सिग्नेचर का मतलब होता है कि हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करी थी। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो 1 मोलर का होना चाहिए। जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए और जो इस सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग में जो गैस है या तो उसका जो प्रेशर है, गैस प्रेशर, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। और जो इस सराउंडिंग में टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298 केल्विन होगा। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 1 मोलर होने का मतलब है कि यहाँ पर जो स्पीशीज है इन सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो 1 लीटर है और जो सल्यूट की क्वांटिटी है वो 1 मोल है, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, अब 1 मोल में 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाते हैं। पार्टिकल्स में आयंस होंगे, एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, यानी जब हम एक्वस के साथ डील करेंगे तो फिर हम आयंस ही कहेंगे कि पार्टिकल्स में आयंस आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन सॉल्यूशन में हमेशा आयंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए जब हम 1 मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 6.02 क्रॉस 10⁻23 आयंस प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशंस है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। जब हम ये वाली कंडीशंस अप्लाई करने के बाद यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग चेक करेंगे तो उसके बाद जो वो वोल्टेज होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेजर किया गया वोल्टेज होगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल सेल्स में क्या होता है, रियल सेल्स यानी जो एक्चुअल में लेबोरेटरीज में वर्क कर रहे होते हैं वहां पर जरूरी नहीं होता कि ये वाली स्टैंडर्ड कंडीशंस बिल्कुल इसी तरह रेजिस्ट रह जाए। लाइक ये वाली जो कंसंट्रेशन है, आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर
ये जरूरी नहीं कि 6.02 × 10⁻23 आयंस तक ही लिमिटेड रहे, बल्कि इससे थोड़ी वेरिएट कर सकती है, वेरिएट हो जाती है। हमारे पास जो कंडीशंस है रियल लाइफ में, वो इसको 100% फॉलो नहीं करती। गैस प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक नहीं रह जाता, उससे थोड़ा वेरिएट कर जाता है, और टेम्परेचर भी 298 केल्विन से थोड़ा बहुत वेरिएट कर जाता है। तो इसलिए जब हम रियल सेल्स की रियल सेल की बात करते हैं, तो रियल सेल्स में जो कंसंट्रेशन है ये चेंज हो जाती है। कंसंट्रेशन 1 मोलर ही नहीं रहती, इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और इसी तरह जो गैस प्रेशर है वो भी वेरिएट कर सकता है, और टेम्परेचर भी वेरिएट कर जाता है रियल लाइफ में। अगर हम सिर्फ इसी फैक्टर को देखें कि जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं रहती, बल्कि 1 मोलर से थोड़ी वेरिएट कर जाती है जब हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं। इन दो फैक्टर्स को अभी हम इग्नोर करते हैं कि जब हम वोल्टेज को मेजर करेंगे तो गैस प्रेशर कितना चेंज हो रहा है या टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, अभी इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ कंसंट्रेशन पर फोकस कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज होगी जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। तो फिर कंसंट्रेशन के चेंज करने से जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है E0 की, वो किस तरह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए जो E0 की वैल्यू है वो सपोज पॉजिटिव 1.10 वोल्ट है, लेकिन अगर कंडीशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं और जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं रही, इससे थोड़ी वेरिएट कर गई है, तो उसी तरह जो E0 है ये भी वेरिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि E0 आयन कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से वेरिएट करता है। तो हमने ये देखा है कि जो वोल्टेज है ये आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और आयन कंसंट्रेशन के डायरेक्ट रिलेशन में है। जितनी ज्यादा आयन कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा सेल में। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये गैल्वेनिक सेल है, और जो राइट हाफ सेल है, हम यहाँ पर सपोज कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही हम इसको सॉल्वेंट में ऐड करेंगे फौरन डिसोसिएट हो जाएगा इनटू कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें कॉपर आयंस मिलेंगे और सल्फेट आयंस भी इसी में प्रेजेंट होंगे। सल्फेट आयंस स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसलिए सल्फेट आयंस पर ज्यादा फोकस नहीं होगा, सिर्फ कॉपर आयंस अंडर कंसीडर होंगे। और इस हाफ सेल में ये वाला जो इलेक्ट्रोड है सपोज ये जिंक का है, और जिंक एटम्स यहां से डिटैच होंगे और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है वो एक्सटर्नल वायर से मूव करते हुए टुवर्ड्स राइट हाफ सेल आ जाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस जैसे ही कंटिन्यू होगा विद टाइम, इंक्रीज होगा प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस इंक्रीज होगा, तो देखो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विद टाइम इंक्रीज होंगे, रिएक्शन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, और कॉपर आयंस उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी और सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर सॉलिड कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। हमारे पास जो एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है वो ये है कि जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है ये कॉपर आयंस गेन कर रहे हैं और सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको अगर आप ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन करके लिखना चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली स्पीशीज को लिखोगे, कॉपर आयंस एक्वस,
और फिर राइट हैंड साइड वाली स्पीशीज को लिखोगे और इक्विलिब्रियम का साइन लगा दोगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन क्यों आएगा? क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, जब बिल्कुल इनिशियल टाइम था, तब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्पीडली हो रहा था। जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक एटम्स वेरी क्विकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे थे और जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे थे, और वेरी फास्टली इलेक्ट्रॉन्स लोस्ट राइट लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर कर आ रहे थे, और कॉपर आयंस फौरन उनको एक्सेप्ट करके सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाते थे। तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ये वाला प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल हमें लगेगा कि स्टॉप हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो हो रहा होगा। उस स्टेट को कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। उस स्टेट पे कोई वर्क नहीं होता, वर्क जीरो हो जाता है। ठीक है, W जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम के स्टेट पर। तो इस प्रोसेस के दौरान हमने एक वोल्ट मीटर भी यहाँ पर अटैच किया हुआ है, और जिस पॉइंट पर हम चाह रहे हैं कि हम इसका वोल्टेज मेजर कर लें, हम इस प्रोसेस को उसी पॉइंट पर हम वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमने एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो होने का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट होने लगा है, अभी टाइम हमने काउंट करना स्टार्ट नहीं किया। तो उस टाइम पर यहाँ पर कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कोई भी जिंक का एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके राइट साइड वाले सेल की तरफ नहीं जा रहा था, और ये प्रोसेस अभी थोड़ा स्टिल था, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर जो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन थी वो अपनी मैक्सिमम थी। तो जब टाइम जीरो था तो कॉपर आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है। अगर हम इसी पॉइंट पर हमने अगर वोल्टेज मेजर किया है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग देखी, तो वो सपोज कोई भी वैल्यू हो सकती है, और हम कहेंगे कि वो V मैक्स होगी, कि वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा। फिर जैसे ही टाइम गुजरता गया, सपोज हमने टाइम 10 मिनट्स बाद इस प्रोसेस को देखा, तो फिर जो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन थी, कॉपर आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो अब कम हो चुकी थी, और फिर वोल्टेज जो मेजर किया वो भी अब V min हो जाएगा, मिनिमम वोल्टेज होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो आयन कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली रिलेशन में है वोल्टेज। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगी उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा। तो इनडायरेक्टली हम अगर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं किसी भी सेल का, तो हम ये बता सकते हैं कि उस सेल में उस आयन की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, ज्यादा है, कम है। अगर हम इसकी जब मेजरमेंट्स करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस प्रोसेस की एक और एग्जांपल अगर आप देखो, बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है, लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा यूज होती है। पीएच मीटर को देखो। जो पीएच मीटर होता है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की मेजरमेंट्स कर सकते हैं इस मीटर के थ्रू। ठीक है, पीएच मीटर में भी एक टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, लेकिन बहुत टाइनी होता है। ठीक है, पीएच मीटर में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा। ठीक है, जो पीएच मीटर है ये बेसिकली करता क्या है, जो वोल्टेज इसने मेजर किया हुआ होता है वोल्टेज को एक नंबर प्रोवाइड कर देता है,
उस नंबर से फिर हमें पता चल जाता है कि पीएच क्या है। पीएच से हमें ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन में जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसी नंबर को ही हम पीएच नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जांपल देखो, हाफ सेल इक्विलिब्रियम की। हेडिंग लगाओगे हाफ सेल इक्विलिब्रियम, Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयंस एक्वस में है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और फेरस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हाफ सेल की हमने एक छोटी एग्जांपल ली है। ठीक है, फुल सेल नहीं है, जस्ट वन साइड ऑफ द सेल है विच इज हाफ सेल, और वहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखो तो जो फेरिक आयंस है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और जो फेरस आयंस है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, और जो फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो भी 1 मोलर होगी और फेरस की भी 1 मोलर होगी। ठीक है, हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं ई नॉट पर, इसलिए इनकी कंसंट्रेशंस को हम 1 मोलर ही लेंगे, और जो गैस प्रेशर है और जो टेम्परेचर है अभी हम उसके इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो जस्ट कंसंट्रेशन है, इसलिए इन दोनों की कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर ले ली है। 1 मोलर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। अब इस स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पर जब हम इसका वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो ई नॉट की वैल्यू होगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, वो वोल्टमीटर की रीडिंग से हमें पता चल जाएगी। और अगर यही हमने कंसंट्रेशंस 1 मोलर नहीं ली हुई, इससे थोड़ी वेरिएट करके ली है, लाइक 2 मोलर ले ली या हाफ मोलर ले ली, तो उस कंडीशंस पे अगर हमने इसका वोल्टेज मेजर किया तो वो सिंपल ई होगा, वो ई नॉट नहीं होगा। ये जो स्मॉल ओ है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो वोल्टेज मेजर किया गया है वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस किया गया है, और अगर सिंपल ई लिखोगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होगी, वो रैंडम कंडीशंस पर मेजर किया गया वोल्टेज होगा। अब इस सिस्टम पर, इस हाफ सेल पर, अब अगर आप ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करो, सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा। इफ you disturb equilibrium, if you disturb equilibrium, system will shift system shifts to oppose the disturbance, to oppose disturbance। ये ली शैटलियर प्रिंसिपल का एक बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म स्टेटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम अपने इस सिस्टम पर ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले जो कोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली एक दो चीजें हैं वो देख लो, कि हमारे पास जो ई नॉट है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर रिडक्शन इजीली हो रही है, उन स्पीशीज के पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और अगर यही ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन इजीली हो सकती है, उन स्पीशीज के पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर यही ई नॉट की वैल्यू 0 हो तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि सिस्टम हमारा स्टिल डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ये वाली जो बातें हैं ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास ये इस सिस्टम की अगर हम बात करें कि फेरिक आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और फेरस में कन्वर्ट हो रहा है और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है,
उस पॉइंट पर अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो वो 0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब कर दो, लाइक किस तरह से डिस्टर्ब करोगे? हमारे पास 3 केसेस डेवलप होंगे। केस 1, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इंक्रीज फेरिक आयन कंसंट्रेशन। इस इक्विलिब्रियम को अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर ये फेरिक आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर थी और फेरिस की भी जब 1 मोलर थी, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये इक्वल स्पीड से हो रहा था, लाइक सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में था। लेकिन अब आपने क्या किया कि फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है। फेरिक आयन जहां 1 मोलर थे, सपोज आपने 1.5 मोलर या 2 मोलर या इससे भी ज्यादा कर दी है। जब आपने यहां पर फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी, इस तरफ होगी। ये वाला जो सिंबल होगा इसको आप थोड़ा इंक्रीज कर दोगे कि जैसे ही आपने फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो हमारे पास ये वाला जो प्रोसेस है फेरिस में कन्वर्ट होने वाला वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो इसका रिवर्स है वो उतना ही रहेगा या उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा जितना यहां पर है, ठीक है। यहां पर रिडक्शन इजियर हो गई है, रिडक्शन इजी हो गई है। देखो ना, फेरिक आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब आपने फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन ही इंक्रीज कर दी तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इनडायरेक्टली रिडक्शन इजी हो रही है, रिडक्शन फास्टली हो रही है। तो फिर अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग्स पर जो ई नॉट की वैल्यूज है वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएंगी या पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो पॉजिटिव वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन का प्रोसेस इजीली हो रहा है। और रिडक्शन कब इजी होगी? जब आप फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, तो ई नॉट वैल्यू उतनी ही मोर पॉजिटिव होती चली जाएगी अगर आप फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को सपोज 1 मोलर से ज्यादा कर दो। इसी तरह अगर आप केस 2 देखो, केस 2 है कि आप डिक्रीज कर दो फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को, फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को आप 1 मोलर से कम कर दो, हाफ मोलर कर दो, 0.25 मोलर कर दो, कुछ भी कर दो। तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो प्रोसेस है अब सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। देखो अब हमारे पास ये वाला प्रोसेस उतना ही रहेगा, लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास अगर फेरिक आयन की कंसंट्रेशन कम है तो ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है अब रिडक्शन हार्ड हो जाएगी, रिडक्शन उतनी इजीली नहीं होगी जब फेरिक आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर या इससे ज्यादा है। तो जब रिडक्शन हार्ड हो रही है तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस है फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होने वाला, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फिर थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप ई नॉट की वैल्यू को मेजर करोगे तो वो लेस पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अब हमने फेरिक आयन की कंसंट्रेशन कम कर दी है तो रिडक्शन हार्डली होगी, रिडक्शन नहीं होगी इजीली, और जो फिर ई नॉट की वैल्यू है वो भी लेस पॉजिटिव हो जाएगी। इस ई नॉट की वैल्यू से इसकी वैल्यू कम ही होगी केस 1 से, केस 2 की वैल्यू, केस 2 की वैल्यू केस 1 की वैल्यू से कम होगी। अब अगर आप केस 3 देखो, केस 3 है कि अब आप इंक्रीज फेरिस आयन कंसंट्रेशन,
कि ये जो हमारे पास फेरिस है इसकी कंसंट्रेशन को अब आप इंक्रीज कर दो, 1 मोलर है तो 1 मोलर से ज्यादा कर दो, तो फिर हमारे पास जो सिस्टम है वो टूवर्ड्स लेफ्ट ही शिफ्ट होगा। देखो यही वाली कंडीशन ही आएगी जो केस 2 में है। फेरिस आयन की अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे तो जो ऑक्सीडेशन है वो फेवर्ड हो जाएगी, ऑक्सीडेशन इजी हो जाएगी। और जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। पहले मोर पॉजिटिव हुई, फिर लेस पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई। और अगर आप केस 4 देखो, केस 4 में डिक्रीज फेरस आयन कंसंट्रेशन, फेरस आयन कंसंट्रेशन को 1 मोलर से कम करोगे तो अब हमारे पास केस 1 वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, अब सिस्टम टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। ये फेरस आयन की कंसंट्रेशन कम की है ना, इसलिए जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है फेरिक से फेरिस में कन्वर्ट होने वाला वो स्पीडीली इसी तरह ही होगा। और जो रिडक्शन है वो इजी होगी। रिडक्शन जब इजी होगी तो जो ई नॉट की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अब आपने देखा है कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, स्टैंडर्ड से थोड़ा वेरिएट करते हो, तो जो पोटेंशियल है वो किस तरह से वेरिएट कर जाता है। आपने 4 केसेस में हमने स्टडी किया कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो फिर क्या इफेक्ट आता है, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो फिर ई नॉट किस तरह से चेंज होती है। और ये इसी को ली शैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हो तो हमारा जो सिस्टम है वो शिफ्ट उधर ही हो जाता है कि वो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुई है उसको फटाफट से कम कर दे। ठीक है, तो इसी को यही ली शैटलियर प्रिंसिपल है कि अगर आपने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की है तो सिस्टम या सराउंडिंग खुद ब खुद उस कंडीशन में चला जाएगा कि वो उस डिस्टर्बेंस को कम करे, डिस्टर्बेंस को कम करने की कोशिश करेगा। अब देखो एक की पॉइंट है, उसको जरा नोट डाउन करो। की पॉइंट ये है कि जो कंसंट्रेशन है, जब भी आप बात करते हो कि कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ जो वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो प्राइमरीली आप ये कह रहे होते हो कि जो कंसंट्रेशन है जो हमारे पास सिस्टम है वो या तो गैसियस है और या सॉल्यूशन है, वो कभी भी सॉलिड नहीं होगा, नेवर। क्योंकि जो सॉलिड है ना, जो सॉलिड सब्जेक्ट है, सॉलिड इलेक्ट्रोड है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन रखती है सॉलिड्स। इनकी कंसंट्रेशन चेंज कभी भी नहीं होगी। अगर गैसेस की या सॉल्यूशंस की बात करोगे तो अगर गैसेस की कंसंट्रेशन को आप चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन के साथ गैसेस का प्रेशर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशंस की बात करो तो सॉल्यूशन की जब आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो उनके ये जो मोल्स पर लीटर है ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब आप सॉलिड की बात करते हो तो एक जो सॉलिड इलेक्ट्रोड है या जो सॉलिड सब्जेक्ट है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स्ड होती है। अगर आप 1 ग्राम जिंक लो या 10 ग्राम जिंक लो तो इट डजंट मैटर, सिर्फ जिंक होना चाहिए, इनफ है। कंसंट्रेशन माय डियर फ्रेंड, कंसंट्रेशन मैटर ही नहीं करती सॉलिड्स के लिए, कंसंट्रेशन सिर्फ गैसेस के लिए और सॉल्यूशंस के लिए मैटर करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी सेल लेते हो तो सेल में हमारे पास एक सॉलिड इलेक्ट्रोड होता है और एक सॉल्यूशन होता है। तो जो वोल्टेज है वो हमेशा सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कभी भी इस वाला जो सॉलिड इलेक्ट्रोड आप इमर्स्ड करते हो इन सॉल्यूशन इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है,
क्योंकि ये जो सॉलिड है इसकी एक फिक्स्ड डेंसिटी है, फिक्स्ड इंटरनल अरेंजमेंट है, इसकी जो थर्मोडायनामिक एक्टिविटी होती है वो 1 होती है और वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगी। वोल्टेज सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट स्पीशीज पर डिपेंड करता है, इस सॉलिड इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां तक हमने आयन कंसंट्रेशन का वोल्टेज पर किस तरह से इफेक्ट होता है वो हमने देखा है। अब हम एक नर्स्ड इक्वेशन है उसको देखेंगे। अब आप हेडिंग लगाओगे नर्स्ड इक्वेशन की। नर्स्ड साइंटिस्ट था जर्मन साइंटिस्ट था और इसका फुल नेम वॉल्टर नर्स्ट था। और इसने जब ये 25 इयर्स ओल्ड का था तब इसे एक नोबेल प्राइज मिला था, तब ये 25 इयर्स ओल्ड का था और ये 1920 की बात है। ठीक है। और नर्स ने एक नर्स्ड इक्वेशन भी थी। अब वो नर्स्ड इक्वेशन भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, उसके थोड़ी और फॉर्मुलेटेड फॉर्म अब हम स्टडी करने वाले हैं। नर्स ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी फॉर्मुलेट किया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वहां पर जो वर्क हो रहा होता है वर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, ठीक है, वोल्टेज के। कोई भी सेल ले लो, गैल्वेनिक सेल ले लो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो, वहां पर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस होने के साथ वहां पर जो वोल्टेज है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जब रिएक्शंस होंगे तो वर्क प्रोसीड होगा और वर्क के साथ जो पोटेंशियल है वो भी चेंज होता है। तो हम कह देते हैं कि जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ये जो सेल हम अंडर कंसीडर कर रहे हैं, डजंट मैटर गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वहां पर जो वर्क हो रहा है वो वहां पर डेवलप होने वाले वोल्टेज के डायरेक्टली रिलेशन। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करोगे तो यहाँ पर फैराडेज कांस्टेंट आ जाता है। एफ ई आप इस तरह से लिख देते हो। और अगर आप 1 मोल या 2 मोल्स या जितनी भी मोल्स ऑफ स्पीशीज की बात करो, थोड़ा आयन कंसंट्रेशन को भी टच दो तो यहाँ पर n लिख देते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। और एक पॉइंट आता है कि जब वर्क मैक्सिमम हो जाता है, जो प्रोसेसेस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या गैल्वेनिक सेल में जो भी रिएक्शन हो रहा है, वो एक पॉइंट आता है कि वो रिएक्शन अपनी पीक पर होता है और उस पॉइंट पर अगर आप वर्क चेक करो तो वो मैक्सिमम वर्क होगा और अगर पोटेंशियल की वैल्यू को चेक करो तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या करते हो? थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप बात करो तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जो मैक्सिमम वर्क है ये डेल्टा जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में बात करने का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करने का थोड़ा डिफरेंस है। अब हम थोड़ा कोर्स को चेंज कर रहे हैं कि अब हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले कोर्स से थोड़ा हटकर थर्मोडायनेमिक्स में एंटर हो गए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में इसी मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम उसको आप डेल्टा जी बोलते हो। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। देखो है ये भी वर्क की ही काइंड है, लेकिन आप बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। तो अगर ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो फिर प्रोसेस क्या होगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा
फिर प्रोसेस क्या होगा, और अगर डेल्टा जी 0 होगा फिर प्रोसेस क्या होगा, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो उस सिस्टम में जो फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव है और रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। देखो, नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनर्जी वहां पर यूज्ड अप हो रही है या एनर्जी वेस्ट हो रही है। देखो, नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब है कि एनर्जी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। एनर्जी अब सिस्टम से टुवर्ड्स सराउंडिंग डायरेक्ट कर रही है, सिस्टम से टुवर्ड्स सराउंडिंग मूव कर रही है। अब सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है, तो जब वर्क सराउंडिंग पर होता है तो वो सिस्टम हमारा गैल्वेनिक होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल होता है और गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। रिएक्टेंट्स के पास इतना इनफ एनर्जी होता है कि वो उसको यूज अप करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो जो फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब है कि अब जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सराउंडिंग नहीं है बल्कि टुवर्ड्स सिस्टम है। ठीक है, अब सिस्टम से टुवर्ड्स सराउंडिंग से टुवर्ड्स सिस्टम एनर्जी डायरेक्ट हो रही है और सिस्टम पर वर्क हो रहा है। जब सिस्टम पर वर्क होता है तो हमारे पास रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसीड होता है। और अगर डेल्टा जी 0 है तो हमारे पास जो सिस्टम है या सराउंडिंग वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो ये डेल्टा जी के लिहाज से तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर जो ये ई लिखा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ई पॉजिटिव होता है यानी पूरे सेल का जो पोटेंशियल है, पूरे सेल का जो वोल्टेज है वो अगर पॉजिटिव हो तो सिस्टम गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी और वोल्टेज भी। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब थर्मोडायनेमिक्स से ही हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। ये वाला फॉर्मूला आपको इसी तरह से मेमोराइज करना है। इसकी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में आपको करने की कोई जरूरत नहीं है इस लेवल पर। डेरिवेशन के बाद वाला जो रिजल्ट है उसको आप मेमोराइज कर लो, नोट डाउन कर लो कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो डिपेंड करती है एक तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पर, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो आप लिख लो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन। और जो टेम्परेचर टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन्स में लोगे। और ये जो Q है इसको देखो, अब ये रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट है, रिएक्शन कोशेंट हमें ये बताता है कि हाउ फार रिएक्शन हैज प्रोग्रेस्ड, हाउ फार रिएक्शन हैज प्रोग्रेस्ड, कि रिएक्शन कितना प्रोसीड हो चुका है। देखो, तो देखो अब जरा आपके यहाँ पर जो डब्ल्यू मैक्स है वो NFE है, तो आपने डब्ल्यू मैक्स की जगह डेल जी इज इक्वल टू NFE लिखा था। तो अगर अब आप गैल्वेनिक सेल की बात करोगे तो डेल जी होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आप नेगेटिव का साइन बुक कर दो कि हम गैल्वेनिक सेल के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप डेल जी और डेल जी नॉट में उसकी वैल्यूज पुट करोगे, डेल जी में माइनस NFE आ जाएगा और डेल जी नॉट में सिंपल आप E को E पर छोटा O लिख दोगे और प्लस
RT नेचुरल लॉग Q। अब आप -NF को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें इस E की वैल्यू चाहिए। तो -NF को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो। ये -NF E नॉट ओवर -NF तो यहाँ पर -NF से कैंसिल हो जाएगा तो E रिमेनिंग होगा और यहाँ पर E नॉट और ये प्लस माइनस माइनस RT ओवर NF और नेचुरल लॉग Q को आप थोड़ा सेपरेट करके लिख दो। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास नॉर्थ इक्वेशन है। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT और NF लॉग Q। इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लो नॉर्थ इक्वेशन को। यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो भी देख लो कि E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है और जो T है वो टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और जो N है N यहाँ पर अब आप देखो कि जो N है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आप देखोगे कि आप सेल जो भी कंसीडर करते हो गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है या ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे जिंक या कॉपर के केस में आप देखते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या गेन होते हैं। तो वो आप जब आप अप्लाई करोगे इस इक्वेशन को हम डिफरेंट एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखेंगे। फिर यहाँ पर आप n की वैल्यू को वेरिएट उस हिसाब से करोगे और जो f है वो फैराडेज कांस्टेंट है। यहाँ पर अब अगर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो जैसे देखो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस R की जगह पर अगर आप इसकी वैल्यू लिखो 8.314 और जो टेम्परेचर लोगे आप वो 298 केल्विन होगा और N अभी आपको नहीं पता क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो नहीं ले रहे हैं, जनरली चेक कर रहे हैं। और जो फैराडेज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 96500 होती है, ये भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगी और लॉग Q को आप इसी तरह साथ लिख दो। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर्स ओपन करो क्योंकि अभी हम नेक्स्ट भी यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं तो वहां पर भी आपको कैलकुलेटर वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.0257। अब यहाँ पर आप एक और छोटी सी कैलकुलेशन और करोगे कि ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग है अगर इसको आपने कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो 2.303 लॉग होगा। ठीक है, नेचुरल लॉग 2.303 कॉमन लॉग के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप नेचुरल लॉग को अगर आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इस ln की जगह आप लिख दोगे 2.303 और फिर लॉग और ये q ओवर n। अब आप इसको भी कैलकुलेट कर लो तो आंसर आएगा 0.0592 ओवर n लॉग q। अब ये कॉमन लॉग में आ गया है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी नर्स इक्वेशन का है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0592 ओवर एन लॉग क्यू। ये भी हमारे आगे कैलकुलेशंस में यूज होगा, इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लो। ये भी है नर्स इक्वेशन की एक फॉर्म है और ये भी नर्स इक्वेशन की ही एक फॉर्म है। तो अब हमारे पास जो Q है ये रिएक्शन कोशेंट है, इसको थोड़ा सा देखो ये कि क्या है। ये हमें ये बताता है कि हाउ फार रिएक्शन हैज प्रोसेस्ड। जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल ली है कि जिंक सॉलिड और ये कॉपर आयंस डेनियल सेल की ही एग्जांपल है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। जिंक आयंस
और सॉलिड कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इसका रिएक्शन कोशेंट लिखो तो रिएक्शन कोशेंट बेसिकली होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये रिएक्शन कोशेंट का फॉर्मूला है। तो यहां पर अब गिवन सेल में प्रोडक्ट देखो तो जिंक फाइन आप प्रोडक्ट कंसीडर करो और जो रिएक्टेंट है वो कॉपर आयंस। हम आयंस की कंसंट्रेशन को ही जस्ट फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड कॉपर और सॉलिड जिंक को फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, जो वोल्टेज है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन आयंस की चेंज होती है, सॉलिड की चेंज नहीं होती। सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम आयंस पर ही फोकस करेंगे, आयंस को ही अंडर कंसीडर लेंगे। तो जो रिएक्शन कोशेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे जैसे हमारे पास सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो प्रोसीड होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी विद टाइम। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो विद टाइम अगर आप देखो तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो विद टाइम जो Q है ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप नॉर्स्टिक इक्वेशन को देखो तो E इज इक्वल टू माइनस 0.0592 ओवर n log Q, ये नॉर्स्टिक इक्वेशन है। तो विद टाइम जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा तो जो Q है ये इंक्रीज हो रहा है। अगर Q इंक्रीज हो रहा है तो log Q भी इंक्रीज होगा। अगर log Q इंक्रीज हो रहा है तो आप देखो कि हमारे पास नेगेटिव का साइन इस टर्म के साथ आया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव का साइन इस log Q के साथ और n के साथ और इस वैल्यू के साथ है। तो जैसे जैसे log Q इंक्रीज होगा विद टाइम, रिएक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्शन कोशेंट इंक्रीज होगा, लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कोशेंट के साथ नेगेटिव है तो जो E है ये उतना ही कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। लॉजिकली भी अगर आप देखो तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता जाता है तो जो वोल्टेज है वो कम होता जाता है, पोटेंशियल वहां पर जो डेवलप होता है सेल में वो कम हो जाता है विद टाइम, इसलिए E विद टाइम कम होता जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन कोशेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां पर हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन हो जाता है, उस पॉइंट पर जहां जितना कोशेंट Q इंक्रीज होना था वो हो चुका, जितना रिएक्टेंट्स ने यूज्ड अप होना था वो हो चुके और प्रोडक्ट बन चुका। उस पॉइंट पर जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और अभी बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, फिर आप इस Q को रिएक्शन कोशेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के साथ रिप्लेस कर देते हो। जैसे देखो इक्विलिब्रियम पर अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम पर जो वर्क है वो जीरो होता है। अब जब वर्क ही जीरो है तो वहां पर अगर आप पोटेंशियल को मेजर करोगे वोल्टमीटर से तो E की वैल्यू भी जीरो होगी। तो जीरो इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0592 ओवर n
log k, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, एट इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन कांस्टेंट Q है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के साथ रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर नो वर्क इज डन, नो ड्राइविंग फोर्स, जो सेल है वो डेड हो जाता है। और नर्स्ट इक्वेशन अब हमें ये कहती है कि जो सेल वोल्टेज है, सेल वोल्टेज वो डिपेंड करता है ऑन आयन कंसंट्रेशन। सेल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन आयन कंसंट्रेशन। और किस तरह से डिपेंड करता है, उसने हमें इक्वेशन दी है कि इस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे और कैलकुलेशन वर्क कर लोगे। ये K और Q में अब आप डिफरेंस देख लो कि जो Q है ये रिएक्शन कोशेंट है, लेकिन जो K है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब आप आओगे तो वोल्टेज जीरो होगा और फिर आपका रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। बाकी किसी भी पॉइंट पर आप रिएक्शन में वोल्टमीटर के थ्रू वोल्टेज चेक करते हो तो वो रिएक्शन कोशेंट में ही आएगा, ठीक है। फिर आप Q की वैल्यू को ही पुट करोगे और Q का जो फॉर्मूला है कैलकुलेशंस में यही यूज करोगे। लेकिन आप कैलकुलेशन में देखोगे जब हम नेक्स्ट इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस है तो फिर आप K की वैल्यू को लिखो। अब हमने नर्स इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखना है। सपोज हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल है, कॉपर सिल्वर सेल। इस तरह से जो पेयर में टू मेटल्स लिखे हुए होते हैं उनका एक सेल बना लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेटल है वो कॉपर है और जो सेकंड है वो सिल्वर है। जो पहले मेटल लिखा होता है वहां पर होती है ऑक्सीडेशन और जो बाद में लिखा हुआ होता है वहां पर होती है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करो तो वो कॉपर से सिल्वर की तरफ होगा, ठीक है। अब ये गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल है तो एक गैल्वेनिक सेल भी जल्दी से बिल्डअप कर लो कि हमारे पास टू सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं, टू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स उनमें डिप्ट है और इनको हमने एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का है और यहां से जो कॉपर मेटल एटम्स हैं वो डिटैच होंगे, कॉपर आयंस में कन्वर्ट होंगे। कॉपर आयंस यहाँ सोल्यूशन में आ जाएंगे। कॉपर जो सॉलिड कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा वो यहाँ इलेक्ट्रोड की सरफेस पर आ जाएंगे और इलेक्ट्रोड की सरफेस से फिर एक्सटर्नल वायर से मूव करते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे। और ये वाला इलेक्ट्रोड सिल्वर का है और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही हमने उसको सॉल्वेंट में ऐड किया तो ये फौरन डिसोसिएट हो जाएगा इनटू सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। तो यहाँ सोल्यूशन में हमें सिल्वर आयंस मिलेंगे। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होकर इस इलेक्ट्रोड पर आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रोड की सरफेस से ये सिल्वर आयंस को एक्सेप्ट करेगा और सॉलिड सिल्वर यहाँ इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन लिखो तो जो कॉपर है, सॉलिड कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। और अगर आप सिल्वर की बात करो तो जो सिल्वर आयंस जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है तो सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। एक सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक सॉलिड सिल्वर एटम यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जब हम ड्यूरिंग प्रोसेस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हम देखते हैं तो एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं 1 सिल्वर आयन से, इसलिए 2 सिल्वर एटम्स यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। 2 सिल्वर आयंस से 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सिल्वर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एट अ टाइम गेन करते हैं और 2 सिल्वर सॉलिड एटम्स यहाँ इलेक्ट्रोड के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं।
तो अगर आप इसका रिडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखो तो रिएक्टेंट्स को पहले लिखोगे कॉपर सॉलिड प्लस 2 सिल्वर आयन, और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, और फिर कॉपर आयन और 2 सॉलिड सिल्वर। अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हो रहा है वो सॉलिड कॉपर से सिल्वर आयन की तरफ है, ठीक है, सॉलिड कॉपर से सिल्वर आयन की तरफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है। और यहां पर जो इसका वोल्टेज है, वोल्टेज जो मेजर करोगे स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ई नॉट, वो आएगा पॉजिटिव 0.46 वोल्ट्स, ठीक है। ये वाला पूरा एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर प्रोसेसेस हुए, इन प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज डेवलप हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, और उसको वोल्टमीटर से जब मेजर किया गया तो उसका ये वाली वैल्यू आती है 0.46 वोल्ट्स। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि ये वाला जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैस प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। लेकिन अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना वो ये होता है कि जो वोल्टेज है ये वाला तो स्टैंडर्ड वोल्टेज है ना, ठीक है, ये लिटरेचर से हमें मिल जाता है। लेकिन अगर अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हम खुद नर्स इक्वेशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारी यही वाली वैल्यू आए, क्योंकि हमारी लैब्स में जरूरी नहीं है कि वही वाली कंडीशंस 100% फुलफिल हो सके। तो इसलिए जो हमारा वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा या वो डायरेक्टली रिलेशन में होगा आयन कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर आप कॉपर आयंस की कंसीडर करोगे या सिल्वर आयंस की कंसीडर करोगे। तो देखो यहाँ पर जो आयन कंसंट्रेशन है वो सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर आप देखो तो सॉलिड कॉपर से सिल्वर आयन की तरफ हो रहा है, और सिल्वर आयन ही एक्चुअल में वो प्रोडक्ट आयन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। इसलिए जो वोल्टेज है हमारा वो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है, जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है उसे आप कांस्टेंट कंसीडर करोगे, या इसके इफेक्ट को वोल्टेज पर यहाँ पर चेक नहीं करोगे। अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को अंडर कंसीडर रखोगे और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। हमें यहाँ पर जितने भी कॉपर आयंस है इससे कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम वोल्टेज जो मेजर कर रहे हैं हम सिर्फ सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को रख के कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप नर्स इक्वेशन लिखो कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0592 ओवर n log Q। ये E हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये E नॉट हमें लिटरेचर से वैल्यू मिल गई है कि वो पॉजिटिव 0.46 है, और माइनस 0.0592 ओवर n log। अब इस Q की जगह आप लिखोगे रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ओवर प्रोडक्ट सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ पे सिल्वर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 सिल्वर आयंस एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और 2 सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप n देखो तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और सिल्वर आयंस उन्हीं 2 रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो इस वजह से n में आप 2 पुट कर दोगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा अब यहाँ पर आपने कॉपर आयन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया है, तो इसलिए आप कॉपर आयन की कंसंट्रेशन को इग्नोर भी कर सकते हो और 1 ओवर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इस तरह से भी लिख सकते हो। और अगर आप इसका डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिखो तो ये इस तरह से होगा कि log सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इसकी पावर -2 आ जाएगी, ठीक है,
और अगर अब आप लॉग का एक रूल है उसको मेमोराइज करो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और जो रिमेनिंग बेस रह जाती है उसके साथ लॉग लिखा जाता है। ठीक है, ये बेस ये हमने लॉगरिथम का एक रूल है उसको अप्लाई किया है कि जो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और लॉग बेस के साथ रह जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 को 0.0296 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -0.0592 और लॉग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन उसी तरह साथ आ जाएगी। इसको अब आप रिमूव कर देते हैं। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जैसी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमने कुछ ग्राफ बनाना होता है, और हम यहाँ पर ग्राफ इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे बल्कि हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हर एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं और फिर उनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पुट करके अपनी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इस इक्वेशन को आप रिलेट करो तो यहाँ y को आप e भी लिख सकते हो, यानी जो y एक्सिस होगा ग्राफ का वहां पर e आएगा। ठीक है, और ये जो प्लस c है, c इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट ये वाला होगा। एक जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो इंटरसेप्ट होगा ई नॉट की वैल्यू, जो हमारे केस में पॉजिटिव 0.46 है। अब आप इसको अगर आप देखो तो ये m और x है, m हमारे पास स्लोप है और जो x है वो x एक्सिस ऑफ ग्राफ होगा। अब स्लोप को अगर आप देखोगे तो जो स्लोप की वैल्यू है वो पॉजिटिव 0.0592 है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 0.0592 होगा, तो स्लोप की वैल्यू है प्लस 0.0592 और जो एक्स एक्सिस है ये वाला एक्स एक्सिस पर आ जाएगा कि लोग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। सबसे पहले जो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया, जब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 उसमें आपने जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन यूज करी, वो जो गैल्वेनिक सेल हमने डेवलप किया था और उसमें हमने जो सेकंड वाला हाफ सेल था उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड किया था, तो उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात की जा रही है कि अगर आपने सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ली, ठीक है, 1 मोल पर लीटर्स लिए हैं, तो अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का लॉग लेना होगा। तो अब आप लॉग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन लोगे, यानी आप लॉग 1 लोगे, log 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो तो आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी। e इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू हमें पहले से पता है कि 0.46 और प्लस 0.0592 और लॉग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, अब इसकी जगह आप 0 पुट कर दोगे क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट वाला हमने किया उसमें 1 मोलर ली और जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर 0 आएगा, तो जो E है वो 0.46 वोल्ट आ जाएगा। अब आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपने क्या किया कि जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर की बजाय आपने थोड़ी कम कर दी, लाइक आपने 1 क्रॉस 10⁻⁻1 मोलर कर दी। इसको आप 0.01 मोलर भी कह सकते, यानी आपने बहुत डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को। ठीक है, जो 1 मोलर है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म है और जो 0.01 है ये 1 से बहुत ही स्मॉल है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपने इतनी कंसंट्रेशन रखी है सिल्वर आयंस की, तो अब आप इसके साथ जब कैलकुलेशन करोगे तो अब सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का जो आंसर आएगा यानी log 10⁻⁻1, अगर आप अपने कैलकुलेटर्स पर कैलकुलेट करके देखो
तो वो आंसर आएगा -1 के इक्वल आएगा। फिर जब आप अपनी मेन इक्वेशन में इसको पुट करोगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0592, इसकी जगह -1 पुट कर दोगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी वो 0.4008 वोल्ट्स आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट 3 में आपने जो कंसंट्रेशन है सिल्वर आयन की वो एक्सपेरिमेंट 2 से भी कम कर दी, यानी सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन आपने 1 क्रॉस 10⁻⁻2 मोलर कर दी, 0.001 मोलर, इससे भी ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। अब यहां पर जब फिर आप कैलकुलेशन करोगे तो log 1 क्रॉस 10⁻⁻2 अगर कैलकुलेटर से आप देखो तो आंसर आएगा -2। तो जब आप मेन इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो 0.46 प्लस 0.0592 इंटू -2, तो कैलकुलेट करो तो E 0.34 वोल्ट्स आ जाता है। ठीक है, सपोज ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आपने परफॉर्म किए हैं। अब जरा एक्सपेरिमेंट्स में ये देखो कि जब सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, 1 मोलर थी, और जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था, तब पोटेंशियल की वैल्यू 0.46 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, वहां पर वोल्टेज ज्यादा डेवलप हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कंसंट्रेशन को थोड़ा डाइल्यूट किया, 0.01 मोलर किया, तो कंसंट्रेशन को आपने कम किया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी कम होगी। देखो 0.466 ग्रेटर देन 0.4008। फिर जब आपने सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को उससे भी ज्यादा कम कर दिया, यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन कर दिया। देखो डाइल्यूट सोल्यूशन करने का मतलब ये है कि वहां पर जो रिस्पेक्टिव आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई है। ठीक है, तो फिर आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट 2 से भी कम आई, 0.34 वोल्ट्स आई। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली भी आपने प्रूफ कर दिया है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करोगे तो जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कंसंट्रेशन को ज्यादा करोगे तो वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को लेकर कि हमारे पास तीनों एक्सपेरिमेंट्स में जो E की वैल्यूज हैं वो लिखो, E1, E2 और E3 की वैल्यूज को लिखो, और यहाँ पर फिर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, लॉग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 1 और लॉग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 2 और लॉग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 3। ठीक है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वो है 0.46 वोल्ट्स, और जो E2 की वैल्यू है वो है 0.40 और E3 0.34। और ये लॉग के लिहाज से 0, 1 और -1 और -2। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वहां पर आपने लॉग सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को रखना है और वाई एक्सिस पर आपने ई को पुट करना है। तो ग्राफ में जो स्केलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्केलिंग इस तरह से की जाती है कि जो इंटरवल है वो इक्वल रहता है। ठीक है, इंटरवल इक्वल होता है। जैसे अब अगर आप 0, -1 और -2, यहाँ पर अगर आप गैप को देखो इंटरवल को, तो 0 से -1 में जो गैप है या जो डिजिट है वो इक्वल है, लाइक पूरे एक डिजिट का डिफरेंस है। इसी तरह -1 से -2 में भी पूरे एक डिजिट का ही डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे तो ये ओरिजिन यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह वाई एक्सिस का अगर आप पुट करना चाह रहे हो तो देखो 0.4, 0.4 और 0.3 है। तो आप इस तरह से करोगे कि वाई एक्सिस के लिए भी जो ओरिजिन है वो 0 ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 0.1 फिर 0.2, 0.3 और यहाँ पर 0.4 लिख दो तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अब जब आपने पॉइंट्स को लोकेट करना है
तो उसके लिए फिर आपको देखना होगा कि जब 0.46 वोल्टेज है या जब लॉग सिल्वर आयन कंसंट्रेशन 0 है तो वाई एक्सिस पे सबसे पहले आप 0 को लोकेट करोगे और जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू है वो 0.46 है। तो यहाँ पर 0.4 है, लेकिन इसे थोड़ा सा अबव अगर आप जाओगे तो 0.46 यहाँ पर लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट एक आ जाएगा। इस तरह सेकंड अगर आप देखो तो जो लॉग सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है वो -1 है, ठीक है, -1 है, तो -1 ये रहा और इसके रिस्पेक्टिव में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0.4 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी या 0.4। इस तरह से लिखनी है कि बिल्कुल इसके पैरेलल में भी हो जाता है और एक्स एक्सिस के भी पैरेलल में और वाई एक्सिस के भी पैरेलल में। इसी तरह -2 में -2 यहाँ पर है और जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू है वो 0.34 है, 0.3 यहाँ पर है, तो 0.34 कुछ यहाँ पर होगा। तो जब आप इसको पॉइंट को यहाँ पर लगाओगे तो ये थोड़ा यूं आ जाएगा, ठीक है। हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स से परफॉर्म किए, उसके लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं, तो आप इनको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में यूं करके कह सकते हो। तो अब हमने कोर आइडिया ऑफ नर्स्ड इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कोर आइडिया ऑफ नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 ओवर n और log Q। अब यहाँ पर ये जो Q है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ये है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट भी ज्यादा है, और अगर रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगी तो फिर इसका मतलब है कि जो कोएफिशिएंट है वो कम है, ठीक है। अब हमारे पास केस 1 इसको डिस्कस करते हैं कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, जो 1 है ये एक सैचुरेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 का जो डिजिट है वो हम इस तरह कैलकुलेशंस में, कॉन्सेप्ट्स में यूज करते हैं, जो एक मैक्सिमम पॉइंट को, एक सैचुरेशन पॉइंट को डिफाइन करता है। तो अगर Q 1 से स्मॉल है, सपोज Q 0.01 है, 1 से स्मॉलर वैल्यू है ना, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग लॉग लेंगे आप Q का, तो log 0.01 इसकी वैल्यू -2 आती है। तो आप इक्वेशन में पुट कर दो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 ओवर n, log Q की जगह आप -2 पुट कर दो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो E की वैल्यू E0 माइनस यहाँ पर समथिंग कुछ भी आएगा तो वो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी, ये नेगेटिव साइन इस वैल्यू के साथ आएगा। तो यहाँ पर जब फिर आप E0 की वैल्यू भी पुट कर देते हो, सपोज अगर कोई भी सिस्टम ले रहे हो वहां पर E0 की वैल्यू भी पुट कर देते हो, तो ओवरऑल जो E की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। यानी जो E है ये E0 से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा होगा। देखो Q लेस देन 1 होने का मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो ज्यादा है देन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर Q लेस देन 1 होगा ना, तो जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना चाहेगा, ठीक है ना, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी और वहां पर जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होगा और वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब रिएक्शन कोएफिशिएंट
लेस देन 1 होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। अब अब अगर आप केस 2 को स्टडी करो, केस 2 में Q आप 1 ले रहे हो, ठीक है। अगर Q इज इक्वल टू 1 होगा तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने लॉग Q अगर लिया है तो log 1 वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप 0 पुट करोगे तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ओवरऑल ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू E नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कि जब आपके पास रिएक्शन कोशेंट मैक्सिमम होगा, अपने सैचुरेशन पॉइंट पर होगा, तो फिर उस पॉइंट पर अगर आप उसका वोल्टेज अपने सेल का मेजर कर रहे हो तो वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के ही इक्वल आएगा। अब इसी तरह केस 3 को देखो, केस 3 में अगर यही रिएक्शन कोशेंट ग्रेटर देन 1 है, सपोज ये Q आप ले रहे हो वो 100 है, ठीक है, 100 है। तो यहाँ पर अब आप log Q और log 100 अगर आप लोगे तो वो 2 के इक्वल आएगा। log 100 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जब आप 2 पुट करते हो, 2 से इसको सबको मल्टीप्लाई करते हो, तो जो E नॉट की वैल्यू है वो तो 2 के इक्वल आएगा। log 100 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जब आप 2 पुट करते हो, 2 से इसको सबको मल्टीप्लाई करते हो, तो जो E नॉट की वैल्यू है वो E is equal to E naught minus 0.0592 over N और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करते हो तो E is equal to E naught माइनस यहाँ पर जो भी वैल्यूज है उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो जो E है इसका मतलब है कि जो फिर E है ये लेस देन होगा E नॉट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर जब आप माइनस माइनस प्लस करोगे तो ये पॉजिटिव में वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ओवरऑल E भी पॉजिटिव में होगा और जो E है वो ग्रेटर देन E नॉट होगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी और E लेस देन होगा E नॉट से, ठीक है। E नॉट से लेस देन होगा। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो अब वोल्टेज भी जो हमारा मेजर्ड वोल्टेज है वो कम हो जाएगा देन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो लिटरेचर से हमने वैल्यू ली है। फिर इसी तरह अगर रिएक्शन प्रोसेस्ड होता है और टाइम के साथ साथ प्रोसेस्ड होते होते वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर आप वोल्टेज को मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो 0 वोल्ट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप नोट डाउन कर लो कि अगर जब Q लेस देन 1 होगा तो जो मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ग्रेटर होगा, और अगर Q ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से E नॉट की वैल्यू लेस देन होगी क्योंकि फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर 1 होगा तो फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होगा। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं और वहां पर फिर जो मेजर्ड वोल्टेज है वो 0 हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्स्टिक इक्वेशन से रिलेटेड है। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है नॉर्स्टिक इक्वेशन को यूज करते हुए। तो वी नो दैट नॉर्स्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0592 ओवर N log Q। अब यहाँ पर हमारे पास E नॉट जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी नहीं है और N उसकी वैल्यू भी नहीं है और Q की वैल्यू भी नहीं है। पहले हम इन तीनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे हमारे गिवन डाटा से, फिर हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास जो सेल गिवन है वो गैल्वेनिक सेल है और उसने दोनों मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी है। तो सबसे पहले तो एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई कर लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है।
ताकि आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो का भी पता चल जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो क्या है वो भी पता चल जाए, जो क्यू में पुट करने हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि क्रोमियम के ई की वैल्यू -0.74 है और निकल की -0.25 है। तो क्रोमियम की वैल्यू मोर नेगेटिव है और निकल की वैल्यू लेस नेगेटिव है। जो वैल्यू लेस नेगेटिव है वो स्लाइटली पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट रिप्रेजेंट करती है रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। और जो दूसरा मेटल है वो ऑब्वियसली वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है। ठीक है, इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जब आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करो तो वो एनोड टू कैथोड होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो वो होगा सॉलिड क्रोमियम से निकल आयन की तरफ। ठीक है, सॉलिड से आयन की तरफ होगा। ठीक है, और सॉलिड क्रोमियम से निकल आयन की तरफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब आप ई नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। ई नॉट विच इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला आता है ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप पुट करोगे तो वो -0.25 होगी और माइनस इंटू -0.74, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा +0.49 वोल्ट्स। ये ई नॉट की वैल्यू आ गई है कि ये अब अपने फॉर्मूला में पुट कर। उसके बाद है हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो क्रोमियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है, जो निकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है। तो इस तरह से जो थोड़ा अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपने सिंपल क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जो भी यहाँ पर 2 डिजिट्स होंगे उनको एलसीएम लेंगे। सिंपल उसको 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 6। थर्ड हमने अब Q फाइंड आउट करना है। तो Q हमारा रिएक्शन कोशेंट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अब आप सबसे पहले तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो सॉलिड क्रोमियम से निकल आयन की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। जो हमारे पास एनोड है वहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी जो क्रोमियम सॉलिड है ये क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन का फिनोमेना। सेकेंड है हमारे पास के जो निकल आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और सॉलिड निकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज करना है। इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलाइज करने के लिए इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 क्रोमियम सॉलिड एंड 2 क्रोमियम आयंस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं ना, और यहां पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 निकल आयंस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 निकल सॉलिड आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट्स को लिखोगे 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 निकल एक्वस और इक्विलिब्रियम का साइन लगा दो और 2 क्रोमियम एक्वस और प्लस 3 निकल सॉलिड। ठीक है, अब आप रिएक्शन कोशेंट इजीली लिख सकते हो विच इज प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो सबसे पहले इसमें देखो कि प्रोडक्ट कौन है, वो क्रोमियम आयंस है। ठीक है, Cr3 पॉजिटिव है तो क्रोमियम की कंसंट्रेशन ओवर, यहां पर अब आप सॉलिड को नहीं लिखोगे क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, हम सिर्फ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर फोकस करेंगे। सॉलिड की कंसंट्रेशन, सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स्ड होती है, उनकी डेंसिटी फिक्स्ड होती है, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन कोशेंट पर या वोल्टेजेस पर डिपेंड नहीं करती। अब रिएक्टेंट में आप निकल की कंसंट्रेशन को पुट करोगे
अब यहाँ पर देखो ये जो कॉफिशिएंट्स है, क्रोमियम आयन के साथ 2 कॉफिशिएंट लगा हुआ है, निकल आयन के साथ 3 कॉफिशिएंट लगा हुआ है, इसको भी अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्रोमियम आयन के साथ जो 3 कॉफिशिएंट लगा हुआ है उसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो निकल आयन की कंसंट्रेशन के साथ लगा हुआ है उसकी पावर में आ जाएगा 3। ये बिल्कुल इसी तरह लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह ही है कि जैसे अब हमारे पास एक ये रिएक्शन होता है, सपोज ये एक जनरल रिएक्शन है, और जब आपको इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के लिए कहा जाता है तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हो, फिर ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हो, लेकिन इसके साथ ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है, ये इसके कॉफिशिएंट्स होते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर देते हो, बल्कि इसकी पावर में फिर इसके कॉफिशिएंट्स को लिखते हो, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन में इस तरह से आ जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो Q की वैल्यू, तो यहाँ पर जब आप Q की वैल्यू लिखोगे तो इसके कॉफिशिएंट्स को भी इग्नोर नहीं करोगे, बल्कि इसकी पावर में आ जाएंगे। अब आप वैल्यूज को पुट करो, जो क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन है वो उसने दी हुई है, जैसे यहाँ पर देखो 1 क्रॉस 10⁻³ मोलर, तो 1 क्रॉस 10⁻³ इसका स्क्वायर ओवर निकल आयन की कंसंट्रेशन है 1.5, तो 1.5 का क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये 1 क्रॉस 10⁻6 ओवर ये आ जाएगा 3.375, ठीक है। अब आप अपने नर्स इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यूज को। E इज इक्वल टू E0 की वैल्यू है प्लस 0.49 माइनस 0.0592 ओवर n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इक्विलाइजेशन 6 आए हैं, और लॉग और Q की वैल्यू, ये वाला जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.96 क्रॉस 10⁻⁻7। इसका लॉग ले लो, और जब आप इसको पूरी को कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर एंड पर आएगा 0.554, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आपका आ रहा है उसको इस वैल्यू के साथ टैली कर लो। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि E की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन जो आई है वो ग्रेटर देन है E0 से, 0.555 इज ग्रेटर देन 0.49। तो जब मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से ज्यादा होती है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो सेल पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है वो नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड होता है, जहां पर आपने नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखना होता है। यहाँ पर अब आप डिफरेंट एग्जांपल्स, ये वाला सेल लिया है, कुछ और सेल भी गिवन हो सकते हैं, तो सारा कैलकुलेशन वर्क इसी तरह ही होगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो ये हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक आयंस। उसने कंसंट्रेशन दी हुई है जिंक आयंस की, और जो E0 वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, वो भी गिवन है, और हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 ओवर n और log Q। अब यहाँ पर अगर आप देखो E तो हमने फाइंड आउट करना है, और E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है विच इज माइनस 0.76, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आप जिंक को देखो, तो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पॉजिटिव इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो 2 है, तो n की जगह अब आप 2 लिख दोगे। और यहाँ पर जो Q है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, हमें पता है कि Q प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है,
लेकिन अब वहां पर जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें कोई प्रोडक्ट कोई रिएक्टेंट फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल उसने एक ही इलेक्ट्रोड लिया है और उसी का ही कंसंट्रेशन उसने दे दी है, इसलिए हम Q में इसी की वैल्यू पुट करेंगे तो log 0.1 आ जाएगा। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -0.69 होगी, 6918 वोल्ट्स। तो जो मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कम है, जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि अब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो जो पोटेंशियल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जो हमारे पास ये जो जिंक इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है यहाँ पर विथ टाइम पोटेंशियल कम हो रहा है, मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कम है। तो यहाँ तक अब हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।